हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम। इसके पहले अपने यहाँ पर न्यूटन के गति का प्रथम नियम सीखे थे, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण को समझकर आपने उसे जाना था। तो अब यहाँ पर अब उसी पर आधारित बल के नियम पर आधारित एक जड़त्व का नियम आता है। किसका नियम आता है? जड़त्व का नियम। तो उसकी परिभाषा, जड़त्व अर्थात क्या, कितने प्रकार का और कौन कौन सा, और उसको समझाना है आपको। तो पहले जड़त्व की परिभाषा देखते हैं। तो जड़त्व की परिभाषा में लिखा कि पदार्थ पर जहाँ तक असंतुलित बल ना लगाया जाए, मतलब असंतुलित बल का मतलब एक तरफ ज़्यादा, एक दिशा में ज़्यादा बल लगता हो और एक दिशा में बल ना भी लगता हो और लग भी सकता है। यानी असंतुलित बल का मतलब होता है कि एक दिशा में ही बल लगता हो। तो इधर लिखा गया है कि पदार्थ पर जहाँ तक असंतुलित बल ना लगाया जाए तो तब तक पदार्थ अपनी स्थिर अवस्था यानी विरामावस्था या फिर अचर वेगी अवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तो पदार्थ के ये गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। मतलब जो इसकी अवस्था है, अगर उसकी विरामावस्था तो विरामावस्था में बने रहने का प्रयत्न करेगा, और यदि अचर वेगी से गति करता है तो अचर वेगी से गति करता रहेगा, जब तक उस पर क्या ना लगा जाए, असंतुलित बल ना लगाए। तो जड़त्व का ये कि इस गुणधर्म को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रकार भी बताने, तो इसके 3 प्रकार है: विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो इसको अपने समझना है और इसको उदाहरण भी समझेंगे इसका। देखो, विरामावस्था में व्यक्ति खड़ा हो, बस के अंदर अगर कोई व्यक्ति इस तरह स्थिर खड़ा है, विरामावस्था में खड़ा हो और बस अचानक चल दे या गति में हो, तो ऐसी स्थिति में अचानक व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति का जो पैर है वो बस के संपर्क में रहता है, वो क्या रहता है? विरामावस्था में रहता है। वो क्या रहता है? विरामावस्था में, जब बस नहीं चलती है। जब बस चलती है तो नीचे का भाग विरामावस्था में रहता है और ऊपर का भाग क्या, गति में आ जाता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है? पीछे की ओर झुक जाता है। उसका रीजन यही है। फिर से आप रीजन सुन लो इसको, कि जब बस चल देगी अचानक या फिर गति में हो, तो व्यक्ति का जो ऊपरी भाग है और निचले भाग में, दोनों में गति का अलग अलग परिवर्तन होता है। नीचे का भाग क्या रहता है? विरामावस्था में रहता है, जड़त्व में रहता है। लेकिन ऊपर का भाग क्या है? बस चलने से अचानक क्या होता है? गति में आ जाता है, इसलिए व्यक्ति क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण ये है। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व में क्या है? पदार्थ का जड़त्व के गुणधर्म के लिए पदार्थ अचर वेग से गति करता हो तो अचर वेग से ही गति चालू रखता है जब तक असंतुलित बल ना लगे। अगर कोई वस्तु गति में हो तो उस पर वो अचर वेगी से गति ही करती रहती है। उसे चलाते हैं, अपने बस चलाते, बाइक चलाते हो, चलती रहती जब तक उस पर क्या है? घर्षण बल ना लगे। यानी घर्षण बल लगेगा तो जड़त्व का नियम लग जाएगा उस पर, जिससे क्या पदार्थ क्या होगा? उस समय अचानक रुक जाएगा। यहाँ पर दिशा का जड़त्व, पदार्थ के जड़त्व के गुणधर्म के कारण पदार्थ जिस दिशा में गति करता है निश्चित दिशा में गति चालू रखता है। मतलब जिस दिशा में गति करता है उस दिशा में ही गति करता रहता है। उसके लिए और भी अपने उदाहरण देख सकते हैं कि यह द्रव्यमान पर भी आधार रखता है। यदि आप कोई बॉक्स लो, बॉक्स को खाली रखो और उसे धकेलोगे तो आपको ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें आप द्रव्यमान यानी कोई वस्तु रखते हो तो आपको क्या है? जड़त्व गुणधर्म के कारण आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। खाली बॉक्स को आपको बल ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उस बॉक्स के अंदर आप कोई सामान भर देते हो या कोई पदार्थ रख देते हो तो क्या होगा? उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ने से क्या होगा? जड़त्व गुणधर्म लगेगा, जिससे आपको अत्यधिक बल लगाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। तो इसके बाद अपने नया टॉपिक को सीखेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अपने जड़त्व के बाद दूसरी परिभाषा पे आते हैं। संवेग अर्थात क्या और एसआई मात्रक लिखिए। संवेग सदिश या अदिश राशि है, वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पर परिभाषा सूत्र की मदद से याद किया जाता है। जो इसका सूत्र है वो याद रखने का, उसी के द्वारा आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। जैसे मैंने एक सूत्र लिखा है इसका, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग को P से दर्शाते हो, द्रव्यमान को M से दर्शाते हो, वेग को V से दर्शाते हो। तो इस तरह से संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो P बराबर mv। चलो, पदार्थ के द्रव्यमान M, तो यहाँ पर किसका गुणा हुआ है? द्रव्यमान और वेग का गुणा हुआ। तो ये आपको लिखना है। तो कोई पदार्थ है, उसका द्रव्यमान m
तथा वेग उसका वेग v के गुणनफल को संवेग p कहते हैं। तो यहाँ से सूत्र से याद रखो, संवेग मतलब क्या हुआ, p बराबर m गुणे v। किसका गुणा हुआ, द्रव्यमान और वेग का गुणा हुआ। पदार्थ के द्रव्यमान m और वेग v का जो गुणा है, बीच में गुणा की निशानी नहीं लेकिन गुणा समझेंगे, तो यहाँ पर m और v का जो गुणा है उसे क्या बोलेंगे, संवेग कहेंगे। तो पदार्थ के द्रव्यमान m यानी m तथा वेग b यानी v के गुणनफल यानी गुणे को संवेग p यानी p कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा याद रख सकते हो। इसके बाद इसका मात्रक भी आपको लिखना है। तो मात्रक इसका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर m जो होता है द्रव्यमान, m द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। तो यहाँ पर जो m है उसके बदले kg रख देंगे। और दूसरा वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर इंटू s माइनस की घात 1। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड होगा, ध्यान रखने का। CGS मात्रक छोटा मात्रक, तो किलोग्राम का द्रव्यमान का छोटा मात्रक ग्राम होता है, और मीटर का छोटा लंबाई का छोटा मात्रक सेंटीमीटर होता है, सेकेंड तो वही रहता है। CGS का मतलब होता है कि CGS इसका छोटा मात्रक कहलाता है, MKS बड़ा मात्रक कहलाता है, CGS छोटा मात्रक कहलाता है। तो यहाँ पर संवेग एक सदिश राशि है और दिशा वेग की दिशा में होती है। उसकी दिशा किसकी दिशा में होती है, वेग की दिशा में होती है। तो आप ध्यान रखते हो कि संवेग किस पर आधार रखता है, द्रव्यमान पर आधार रखता है। जैसे आप समझ लो, एक उदाहरण मैं आपको अच्छा देता हूँ संवेग के लिए। दो व्यक्ति है, एक ज़्यादा मोटा व्यक्ति और एक पतला व्यक्ति है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मोटा व्यक्ति उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और जो पतला व्यक्ति उसका द्रव्यमान ज़्यादा। अगर दोनों को दौड़ाया जाए तो क्या देखते हैं आप कि जो पतला व्यक्ति का जो वेग ज़्यादा होगा और मोटे व्यक्ति का वेग कम होगा। आप ये जानते हैं, सीधी सी बात है कि जो मोटा व्यक्ति होगा वो क्या है, उसका वेग कम होगा, और जो पतला व्यक्ति उसका वेग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अपने समझते हैं कि वेग की दिशा में होता है, तो किसका संवेग ज़्यादा हुआ, पतले व्यक्ति का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। तो पुनः चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर फिर से अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखिए तथा F बराबर ma प्राप्त कीजिए। F का मतलब अगर शॉर्टकट में आप फादर समझ सकते हो, ma का मतलब माँ समझ सकते हो। तो फादर बराबर माँ ऐसे याद रख सकते हो। F का मतलब क्या हुआ, फादर हुआ, ma का मतलब माँ हुआ। तो फादर बराबर माँ, F बराबर ma, इस तरह से याद रखने की ट्रिक है। तो आप ध्यान रख सकते हो उसको, और उसको प्राप्त भी करना है। तो जो मैं बाजू में जो गणितिक भाषा में जो लिखा है, मैं गणित की भाषा में, उसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, ये परिभाषा को लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा मैंने डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब संवेग परिवर्तन, और टी यानी समय, एफ यानी बल। तो यहाँ पर देख सकते हो कि संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय होता है। तो बटे में अगर समय आ जाए तो संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर या समानुपाती होता है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बराबर भी लिख सकते हो या समानुपाती भी लिख सकते हो। तो ये परिभाषा फिर से देख लोगे आप लोग कि पदार्थ के संवेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा पी, संवेग परिवर्तन की दर यानी बटे में समय आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पूरे को संवेग परिवर्तन की दर कहेंगे। डेल्टा पी अपॉन टी मैंने लिखा भी है। ये पदार्थ पर लगने वाले बल यानी F, बल यानी F असंतुलित बल के जितना होता है। तो ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम हुआ। थोड़ी वाक्य रचना डिफिकल्ट है, लेकिन इसकी मदद से आप थोड़ा सिंपल बना के लिख के आप याद कर सकते हो। डेल्टा पी अपॉन टी का मतलब होता है, डेल्टा पी का मतलब परिवर्तन होना, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होना। किसका परिवर्तन होना, पी का, यानी संवेग का परिवर्तन होना। तो संवेग परिवर्तन बटे में क्या है, टी यानी समय, तो दर लगा देंगे। संवेग परिवर्तन की दर उस पदार्थ पर लगाए गए बल के समानुपाती या उसके जितना होता है। दोनों में से कोई एक वाक्यरचना लिख दोगे तो ये आपका हो गया। अब इसका मुझे F बराबर ma भी प्राप्त करना है, तो ये इसकी मदद से मैं प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर कोई m द्रव्यमान वाला पदार्थ है, पदार्थ का कुछ तो द्रव्यमान हो गई, कुछ पदार्थ जगह घेरेगा ही, जगह घेरेगा मतलब वो द्रव्यमान है उसका। पदार्थ का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग, अपने हमेशा से प्रारंभिक वेग को u लिखते हैं और अंतिम वेग को v लिखते हैं। अब अपने को सबसे पहले डेल्टा p अपॉन टी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले अब जो सूत्र होता है संवेग का वो होता है P बराबर mv। P बराबर क्या होता है, mv होता है।
तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि P बराबर mv। अब यहाँ पर आपको क्या है, जब पदार्थ का वेग u हो उस समय प्रारंभिक संवेग m के बदले m ही रहेगा, पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, उसका वेग बदल जाएगा तो mu लिख देने का। फिर दूसरी बार उसका जब पदार्थ का अंतिम वेग b हो तब P2 बराबर क्या लिख देने का, mv। अब संवेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा P इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1, मतलब परिवर्तन हुआ इसमें, यानी अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को आप घटा दोगे। क्या करोगे, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दोगे तो P2 का मान कितना, mv माइनस P1 का मान क्या है, mu। अब दोनों में से देख सकते हो कि यहाँ पे दो पद गुणे में, इधर दो पद गुणे, बीच में माइनस है, तो बीच में अगर कोई प्लस माइनस की निशानी आता हो और आगे गुणे वाले दो पद भी आते हो या अकेला आता हो तो आप उसमें से कॉमन ले सकते। कौन सा पद दोनों में समान है, m को आप बाहर निकाल लोगे, m निकल जाएगा तो ये m निकलने का उसके गुणे वाला पद क्या बचा, v बचा, बीच में माइनस लिखेंगे, इधर से भी m को निकाल देंगे तो बचा आपका u। तो डेल्टा P इक्वल टू आपका आ गया, नंबर 1 डाल देंगे, m इंटू ब्रेकेट में v माइनस u। अब अपने यहाँ पर ये जो सूत्र है इसकी परिभाषा उसका उपयोग करेंगे, डेल्टा P अपॉन T समानुपाती F। जब समानुपाती हटाते इधर पे कोई अचलांक लग जाता है तो इधर पे लिख देंगे डेल्टा P अपॉन T बराबर KF। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि डेल्टा P की वैल्यू क्या है, वो रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या है, m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी बराबर KF। यहाँ पर k को 1 ले लिया जाएगा, k कोई अचलांक है, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ का जो 1 इकाई के लिए लेना है आपको, समय भी 1 सेकेंड लेना है, वेग भी आपको उसी तरह से लेना है, तो इस तरह से k बराबर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर ये f को इस तरह लेंगे क्योंकि आपको ढूंढना क्या है, f ढूंढना है, तो इस तरफ आएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एफ। अब f को इधर ले आएंगे तो f बराबर क्या हो गया, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। आप अगले परिणाम से जानते हैं त्वरण के परिभाषा द्वारा a बराबर कितना होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, क्योंकि मुझे इधर a लाना है और a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण a कहा जाता है। तो मैं इधर a रख दूंगा तो f बराबर m इंटू है, तो इस तरह से f बराबर m आपका सिद्ध हो जाता है। तो सिंपल था एकदम, खाली ये परिभाषा पे ध्यान रखोगे और आपको ये इसके f बराबर m सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह आपके न्यूटन की गति का दूसरा नियम के साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके इसे ध्यान भी रखना है। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू वेरी मच।